नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे हम चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के। मैं वीडियो पहले बना सकता था, लेकिन मुझे किसी कारण टाइम नहीं मिल पाया और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जंतर मंतर पे जो धक्का मुक्की मुस्लिम समाज के बीच में हुई थी, उसको लेकर मैं चर्चा करूँगा। आपने देखा कि जंतर मंतर पे मुस्लिम समाज के लोगों ने एक प्रोग्राम रखा, जिसमें कहीं ना कहीं उन पे जो अत्याचार वगैरह जितने भी हो रहे हैं, जो परेशानी है उनको, तो अपनी बात रखने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम जंतर मंतर पे रखा। लेकिन वहाँ पे जब चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे तो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम इसको पॉलिटिकल रूप बिल्कुल देना नहीं चाहते और चंद्रशेखर जी, आपको यहाँ पर किसी ने इन्वाइट नहीं किया, इसको पॉलिटिकल रूप आप मत दीजिए, हमने आपको नहीं बुलाया। और बहुत देर तक, काफ़ी देर तक वहाँ पर धक्का मुक्की होती रही। चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग जिस तरह से इस तरह की बात करते थे, कुछ लोग, चंद लोग, कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सीट जीत चुके हैं, सांसद बन गए हैं, उनका जो भविष्य बड़ा बुलंद है और दूसरी पार्टियाँ कमज़ोर होकर चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है वो ऊपर जाएगी, तो उनको इस बात से सबक लेना चाहिए कि किस तरह से किसी चीज़ को पॉलिटिकल रूप देना या अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। कुछ चंद लोग आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो आपका कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। ऐसे ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने किस तरह से संघर्ष किए हैं, लोगों के बीच में जाकर के लोगों की तकलीफ़ों को समझा है। और कहीं स्वार्थ जब नज़र नहीं आता जनता को, जब जनता उसको पसंद करती है। अगर जनता को ये दिख जाएगी कहीं ना कहीं स्वार्थी हो आप, तो आपको जनता कभी पसंद नहीं करेगी। आपने देखा कि SC व ST के ऊपर जब कानून आया था, जिसमें मायावती जी ने मुख्य भूमिका निभाई और लगातार इसका विरोध करती रही और आज भी इसका विरोध कर रही है। पूरे हरियाणा के चुनाव में इसका विरोध देखने को मिला। तो उस SC व ST के फैसले के बाद पूरे देश के अंदर जो दलित समाज के लोग हैं वो गुस्से में थे और उन्होंने फैसला किया कि इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन 21 तारीख में भारत बंद का ऐलान उन्होंने किया था, जिसमें मायावती जी ने या बसपा पार्टी जो थी, उन्होंने पूरी तरह से इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए सभी जिले के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। अब जब मायावती जी या बसपा पार्टी इसमें कूद गई और बहन जी ने कहा कि BSP के बैनर तले ज्ञापन दिए जाएंगे। BSP एक अनुशासित पार्टी है, इसने ये साबित कर दिया कि पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद कहीं कोई किसी तरह की घटना देखने को नहीं मिली, कोई किसी पे मुकदमा नहीं हुआ। तो चंद्रशेखर आज़ाद उस चीज़ को भी लेकर कहीं ना कहीं परेशान थे। आपने देखा किस तरह के उन्होंने पहले भाषण दिए कि टोपी बसपा की, झंडा बसपा का। मैंने पहले भी बताया था कि कोई दूसरी पार्टी वाला कभी बसपा का झंडा उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा, उसकी तारीफ करने की तो कभी कोशिश करता नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद खुद ये कहते हैं कि मैं तो उत्तराधिकारी काशीराम जी का हूँ। तो यहीं से एक लालच, एक स्वार्थ झलकता है और BSP को कमज़ोर करने की जो रणनीति ऐसे लोगों की है, ऐसी मानसिकता है, वो कभी ऊपर नहीं जा सकते। अगर यहाँ से स्वार्थ खत्म हो जाता है तब जनता आपको पसंद करेगी। तो अब बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद ने उसके बाद भी अपने आप को अलग दिखाने के लिए, अपने आप को पॉलिटिकल रूप देने के लिए कि हम फिर से एक आंदोलन करेंगे और बहुजन समाज पार्टी करेगी, और वो 27 तारीख में उन्होंने किया था, आपने देखा। तो ये तरीका नहीं है। बहुजन समाज के लोगों को आज समझना पड़ेगा कि कौन दोबारा से केंद्र की सत्ता भी हासिल कर सकती है और दोबारा से मुख्यमंत्री भी बन सकती है। किस पार्टी में रहकर चंद्रशेखर आज़ाद मुख्यमंत्री अगर बनने की सोचें तो ऐसा सिर्फ बसपा में ही पॉसिबल है। अगर वो अपनी पार्टी को विलय करके बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के पास जाते हैं और ईमानदारी दिखाते हैं, और वो ईमानदारी दिखनी चाहिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मायावती जी उनको गले लगाकर और उनको सुधार करने का कोशिश भी करेंगे कि वो अपनी चीज़ों में सुधार करें और समर्पित हो जाए बहुजन समाज के लिए। तो बहन जी ऐसा नेता ढूंढ भी रही हैं। अभी आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया हुआ है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उन्होंने बना रखा है, लेकिन कहीं उनमें कमियां कहीं लगेगी। आपने देखा किस तरह से 2024 के चुनाव में भी उनको हटा दिया गया था। तो अगर बहुजन समाज के जो लोग हैं अपने आप को बचाना चाहते हैं और अपनी सत्ता लाना चाहते हैं, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन तुम्हारा अपना है या कौन आपको नुकसान दे रहा है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद समाज की बात कर रहे हैं तो उनको तरीके से चलना पड़ेगा, और किसके साथ चलना पड़ेगा,
ये सब जानते हैं। अलग रह रह के छोटी मोटी पार्टियां बना करके बहुजन समाज को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। 2022 से लगातार, या 2022-24 बीएसपी को नुकसान हुआ। हरियाणा के चुनाव में भी आपने देखा कि प्रचार प्रसार तो बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन वहाँ सीटें नहीं मिली जिस तरह से लोग वोट परसेंट को, कुछ जो लोग हैं वो नहीं समझते, वो सीटें देखते हैं। तो इतनी हार होने के बाद भी 2024 के चुनाव में या 22 के चुनाव में मायावती जी डटकर खड़ी हुई हैं और अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने पदाधिकारी हैं, किस तरह से उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। एक उस लेडीज़ को आप सोचिए कि लगातार हारने के बाद भी किस तरह से अपने पदाधिकारियों का, अपने कार्यकर्ताओं का और अपने बहुजन समाज के लोगों का कभी भी हौसला कमजोर नहीं होने दिया उन्होंने। ऐसी नेता, इतने बड़े बहुजन समाज के लिए ऐसे ही नेता की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में एक लीडर, एक नेता किसी के पास सीट मांगने गया, मैं चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहा हूं, और उन्होंने भावुक होकर के या रोते हुए वो साफ नजर आए। और जब वो कोई नेता, कोई लीडर रोता है, चाहे उसे कितनी भी परेशानियां हो, वो कितना भी दुखी हो किसी चीज़ को लेकर भी, लेकिन उसका, नेता का दुख उसके चेहरे पर अगर दिख गया तो इसका मतलब आप कमज़ोर हो। और आपकी कमज़ोरी का मतलब ये है कि आपके जो नीचे हैं, जो आपको नेता मानते हैं, वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो आपने कभी भी मायावती जी के चेहरे पर या हारने के बाद कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो, उनका हौसला कमज़ोर हुआ हो, बल्कि अपने साथियों का, अपने पदाधिकारियों का, अपने बहुजन समाज के लोगों का जो उनको वोट देते हैं, हमेशा बहन जी हौसला बढ़ाती रही। ऐसे ही नहीं उनको आयरन लेडी कहा जाता। 4 बार की मुख्यमंत्री जब वो बनी है, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, इस चीज़ को बहुत लोग जानते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने उनका संघर्ष देखा है, और वही लोग आज उनको महापुरुष भी मानते हैं, एक देवी मानते हैं। ये सच्चाई है। मुझे ये बात बार बार बोलने की कोशिश इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि लोग बाज नहीं आ रहे आज भी। जो अपने जो लोग हैं, कहते हैं कि आस्तीन के सांप की तरह काम करते हैं, वो आज भी काम कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से सोच रहे हैं किस तरह से बीएसपी कमज़ोर हो, और बीएसपी कमज़ोर हो तो हम थोड़े मजबूत हो जाएं। इस तरह की सोच रखकर अगर पार्टी बना रखी है बहुजन समाज के लोगों ने, तो ये बड़ी गलतफहमी है। बहुत सारे बहुजन समाज के संगठन चल रहे हैं, बना रखे हैं लोगों ने, अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन जब वोट देने की बारी आती, जब बड़े सोच समझकर आपको जाना चाहिए। बाद में पार्टी में तब्दील कर देते हैं, चाहे कुछ मिले या ना मिले कभी आपको, लेकिन एक स्वार्थ जो है वो लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि अपना भला करना है, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये नहीं पता कि जब आप दूसरों का भला करोगे, बहुजन समाज के लोगों के बारे में सोचोगे, तब आपका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। अपने अपने भले के चक्कर में ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इस तरह की जो स्थिति है आज बहुजन समाज के लोगों की हो चुकी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर नहीं सुधरे, अगर सुधार नहीं आया तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ सकती है। और अभी जिस तरह से कोई नेता, कभी इतने बड़े राज्यों में, इतने बड़े देश में इतने राज्य हैं, कहीं मुख्यमंत्री नहीं है। आज जिस तरह से दलित ही आपस में बटे हुए हैं, उन्हें अपना घर का नहीं पता, कोई कांग्रेस में, कोई भाजपा में है, कोई समाजवादी पार्टी में, या कोई भी पार्टियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको जो भटकाने वाले हैं ये अपने ही लोग, बहुजन समाज के लोग ही हैं। वो बीएसपी को कमज़ोर कर रहे हैं, ना तो खुद का फ़ायदा हो पा रहा है उनका, ना खुद वो कुछ कर सकते हैं, खुद ज़ीरो पे आ जाएंगे हमेशा। तो इस राजनीति को, जो राजनीति चल रही थी, 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी और सीधा ये आइडिया लगाया जा रहा था कि बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती है, यानी कि दलित प्रधानमंत्री हो सकता है, वो भी बीएसपी से ही हो सकता है। मेरी कुछ लोगों से बात होती थी, कुछ लोगों से इस बात को लेकर चर्चा हुई, वो कहने लगे नहीं दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैंने कहा बन सकते हैं। वो कह रहे एक बार ये स्थिति आई भी थी लेकिन नहीं बन पाए। मैंने कहा वो कांग्रेस से आई थी, बहुजन समाज पार्टी से ही प्रधानमंत्री भी बनेंगे और सीएम भी बनेंगे। जितनी भी पार्टियां हैं बहुत जल्दी अगर सुधर जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं तो कह रहा हूं चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी पार्टी को विलय करके सीधा कहें कि मुझे बिना किसी शर्त के, सांसद तो वो हैं कि मैं बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय करता हूं। आप कीजिए विलय, देखिए किस तरह से मजबूती मिलती है और किस तरह से
आपको बहुजन समाज के लोग भी प्यार करने लगे हैं और इतने सारे राज्य हैं, कहीं ना कहीं आप मुख्यमंत्री बन जाओगे। लेकिन बीएसपी को कमज़ोर करके कि बीएसपी कमज़ोर होगी तो वो लोग आपकी तरफ आ जाएंगे, तो ऐसा कई साल लग जाएंगे और कई साल में तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए समझना बहुजन समाज के लोगों को है कि कौन आपका असली नेता है, अभी पहचानिए, ये अच्छा होगा। और मायावती जी लगातार अपने लोगों का हौसला बढ़ाने में लग रही है। लगातार उपचुनाव की जो घोषणा हुई है और झारखंड में, महाराष्ट्र में भी जो घोषणा हुई है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 सीटों पर बहन जी ने लगभग प्रत्याशी उतार ही दिए हैं, 2 सीटों पर बदले हैं, जिसमें फूलपुर जो सीट है वो बड़ी अच्छी सीट है, निकल भी सकती है, मेहनत की जाएगी। तो वहाँ पर जितेंद्र ठाकुर को शिवभरण पासी की जगह टिकट दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।